बात की, व्यवसाय फंड की बात की है, लेकिन अब बात आपके रिटायरमेंट की और रिटायरमेंट से जुड़े निवेश विकल्प यानी एनपीएस की। रिटायरमेंट के बाद भी आपको नियमित आमदनी होती रहे, इसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अलग अलग जगह पर आप निवेश करके अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो निवेश का एक बहुत बेहतरीन विकल्प है नेशनल पेंशन स्कीम। और सरकार की यहाँ पर चलाई जा रही एक कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। एनपीएस एक लंबी अवधि का निवेश है और एनपीएस पर निवेश पर रिटायरमेंट पर एक बड़ा फंड आपको एक मुश्त मिलता है। साथ में आप एन्युटी भी जो है वो ख़रीद सकते हैं और एन्युटी यानी पेंशन का प्रावधान भी है। तो चलिए, यहाँ पर एनपीएस की पाठशाला आज हमने लगाई है और इस पाठशाला में आज हमारे साथ श्रीराम अय्यर, सीईओ एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी भी जुड़ गए हैं। श्रीराम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और एनपीएस, जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि बहुत ही लोकप्रिय स्कीम एक तरह से बनती हुई दिखाई दे रही है तमाम लोगों के लिए, जहां पर वो अपने रिटायरमेंट की बात की ज़िंदगी को सुरक्षित रखना चाहते हैं। एक आम सा सवाल मुझे पूछना है, जो कि हमारे दर्शक भी लगातार पूछते रहते हैं। रिटायरमेंट के लक्ष्यों के लिए आपको एनपीएस पे निवेश करना चाहिए, लेकिन इस बात की अवेयरनेस या इस बात की जागरूकता आपको 50 साल में तो नहीं आ सकती श्रीराम, है ना? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको निवेश कर लेना चाहिए। क्या कहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इनफैक्ट कविता जी, मैं आपको 4 इसके जो बड़े फ़ायदे हैं, मुख्य फ़ायदे हैं जो एनपीएस के, कई सारे फ़ायदे हैं बट इसमें से मैं 4 फ़ायदों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला ये है कि ये दिस इज़ अ हाइली एफिशिएंट फंड मैनेजमेंट ऑप्शन। इसका ये मतलब है कि इसकी कॉस्ट जो है फंड मैनेजमेंट की जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स के अंदर मेरे ख्याल से सबसे सस्ती एक्टिवली मैनेज्ड फंड है। तो इसकी इसकी कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग है करीब करीब 10 पैसे भी नीचे। अगर आप सारा कॉस्ट मिला लें, उसमें आप फंड मैनेजमेंट चार्ज मिला लें, कस्टोडियल फी मिला लें, सारा फीस मिला लें, साल में 10 पैसे से कम, माने 0.1%, मतलब 100 रुपए अगर आप डाल रहे हैं तो उसमें से 99.9 रुपीज आपका जो है वो इन्वेस्ट हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है लो कॉस्ट। और ये इसको आप कंपेयर करेंगे बाकी एक्टिवली मैनेज्ड व्हीकल्स के साथ तो बहुत ज्यादा अंतर है। बाकी फंड्स जो एक्टिवली मैनेज होते हैं वो करीब करीब 1 से लेकर 1.5% और 2% तक भी आपकी कॉस्ट होती है। माने आप अगर 100 रुपए डाल रहे हैं तो आपकी सिर्फ 99 रुपए 98 रुपए आपकी जो इन्वेस्ट हो रही है। सो ये बहुत बड़ा फायदा है। और लंबे लंबे टाइम पीरियड में आपको मालूम है कि ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो हम कहते हैं, जो चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज जो जो ग्रोथ होता है, तो ये लो कॉस्ट होने की वजह से इसकी बहुत बड़ी एडवांटेज है। दिस इज नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये है कि इसकी टैक्स एडवांटेजेस हैं। आपको जैसे मालूम होगा, जैसे सरकार का प्रोडक्ट है, दिस इज प्रोडक्ट विच इज प्रमोटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोडक्ट जो लॉन्च करी थी 2004 में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, और 2009 में इन्होंने गवर्नमेंट ने इसको ओपन किया था प्राइवेट सिटीजन के लिए भी, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए भी। तो इसके अंदर 3 तरह के टैक्स एडवांटेज हैं। एक तो है एंट्री टैक्स, विच इज एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब आप इन्वेस्ट करते हैं, जब आप निवेश करते हैं, तब आपको टैक्स एडवांटेज मिलता है। माने जितना आप डालते हैं वो अलग अलग सेगमेंट्स के लिए अलग अलग टैक्स एडवांटेज है। बट मान के चलें कि रिटेल इन्वेस्टर के नजरिए से देखें तो 50,000 रुपए तक अगर आप जितना भी डालेंगे तो उतनी आपकी पूरी डिडक्शन मिल जाती है आपके इनकम से। वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए है। कॉर्पोरेट एनपीएस जो है, जो सैलरीड इन्वेस्टर के लिए है, वहां पे इनफैक्ट एडवांटेज और भी बहुत ज्यादा है। 10%, आपके बेसिक के 10% तक जो है आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट के टाइम पे जो टैक्स एडवांटेज है वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। जो इसकी अक्रूवल होती है, जो ग्रोथ होती है इसकी, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है, अनलाइक इन फिक्स डिपॉजिट फॉर एग्जांपल, जहां पे जो आपकी इंटरेस्ट ग्रो हो रही है वो इंटरेस्ट के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। थर्डली, जो मेच्योरिटी पे जो अमाउंट है उस पर भी आपको जो है पूरी टैक्स एडवांटेज मिलती है, उसके अंदर भी कोई टैक्स लगता नहीं है। सो दिस इज अ वेरी टैक्स एफिशिएंट व्हीकल। तीसरा ये मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत बहुत ही फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट है, जिसका ये मतलब है कि आप जितना चाहें, मतलब आप ऑफ कोर्स स्टार्ट करते समय मिनिमम 1,000 रुपए से स्टार्ट करने की जरूरत होती है, बट उसके बाद आप जितना चाहे डाल सकते हैं, जितनी बार चाहे डाल सकते हैं। और अगर आप किसी साल आपको लगता है कि आपको नहीं डालना, आप नहीं भी डाल सकते हैं। बट मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप हर साल, हर महीने बल्कि, आप इसके अंदर इन्वेस्ट करें। और फाइनली आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत ही इसके अंदर ये मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट है, विच मींस दैट आपके जो पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं एनपीएस के अंदर, ये इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट होता है। और ये सब्सक्राइबर के ऊपर पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है सब्सक्राइबर के पास कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट कॉर्पस में, किस तरह के कॉम्बिनेशन में उनको इन्वेस्ट करना है। ये तो हो गए 4 फायदे जो मैंने आपको बताए एनपीएस के।
ये आपने जो आपका जो सवाल था कि जल्दी से क्यों शुरू करना चाहिए, देखिए मैं आपको बहुत सिंपल सा उदाहरण लूंगा और उसके जरिए मैं समझाना चाहूंगा कि कैसे जल्दी शुरू करने से, जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करने से क्या फायदा होता है। हम सबको मालूम है पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो कहते हैं, ये बहुत आम बात है, सबको इसके बारे में सब बात करते हैं, बट इसको समझना बहुत मुश्किल है। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा। एक मान लीजिए 50,000 रुपए कोई इंडिविजुअल, कोई निवेशक इसमें डाल रहा है। 50,000 रुपए मान लीजिए 25 साल तक डाल रहे हैं। सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं, 10% पर एनम का भी अगर 10% प्रति 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 वर्ष उसका अगर मान लीजिए कंपाउंडिंग होता है, विच इज क्वाइट नॉर्मल, क्योंकि ये इस अगर आप इस प्रोडक्ट को देखेंगे करीब लास्ट अभी जो 10 साल से जो प्राइवेट सेक्टर की पेंशन फंड है इसमें इक्विटी क्लास की जो इसकी रिटर्न है वो 12% से भी ऊपर है। मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, 10% का एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर आप 10% के हिसाब से अगर आप इसकी ग्रोथ लें, 25 साल में आपका बनेगा करीब करीब 54-55 लाख रुपए। 50,000 रुपए अगर आप साल भर डाल रहे हैं, मतलब 12.5 लाख रुपए डाले आपने 25 साल तक, आपका फाइनल जमा पूंजी होगी आपकी 54 लाख, 54 लाख, 55 लाख मान लीजिए। अगर आप उसको 5 साल पहले शुरू करें, मतलब आपके पास अगर मान लीजिए 30 साल है, 25 साल के बंदे अगर आपके पास 30 साल है, तो ये 54 लाख बढ़ के हो जाएगा 90 लाख। मतलब आपने 30 साल 50,000 रुपए महीने के डाले, मतलब 15 साल के डाले, तो 15 लाख रुपए आपने जमा किए। 15 लाख रुपए की ग्रोथ होके बन जाती है 90 लाख। तो इसका यह मतलब है कि हर साल का जो डिले आप कर रहे हैं, आप करीब करीब 7-7.25 लाख रुपए की लॉस कर रहे हैं। मतलब आप उसको ट्रांसलेट करें तो महीने की करीब 50,000 रुपए की आपकी लॉस हो रही है, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग एडवांटेज। इस स्कीम का आप एडवांटेज ले रहे हैं। इसको आप दूसरी तरह से भी देख सकते हैं। आजकल ये जो है फायर मूवमेंट जो बोलते हैं, रिटायर अर्ली का जो मूवमेंट है, ये चला हुआ है। अगर आपको जल्दी रिटायर होना है तो और भी ज्यादा जरूरत है कि आप जल्दी से जल्दी जल्दी शुरू करें, क्योंकि आपके लिए आपकी एक कंपाउंडिंग जो है ये आपके फेवर में आएगा। तो आप इंस्टेड ऑफ 50 के रिटायर होने के बंदे आप 45 पे रिटायर हो सकते हैं, 40 पे भी रिटायर हो सकते हैं। तो इट्स अ वेरी पावरफुल प्रोडक्ट। अवेयरनेस कम है, आपने जैसे सही बताया, बट हमारी ये कोशिश रहेगी थ्रू दिस प्रोग्राम एंड थ्रू अदर चैनल्स दैट वी डू वेरियस वेरियस प्रमोशनल एक्टिविटीज। हमारा ये मकसद रहता है कि ये इस प्रोडक्ट के फायदे समझाएं लोगों को और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले इस फायदों के। कविता जी, श्रीराम ये बताएं, अभी निवेश का विकल्प तो ये बहुत बढ़िया है रिटायरमेंट के लिए, ठीक है, और जैसे आपने कहा कि लो कॉस्ट भी है, जल्दी निवेश करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। लेकिन अब किस किस ज़रिए आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के निवेशक होते हैं। आपने कहा मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स भी है, तो इक्विटी से जुड़ी स्कीम्स तो है ही, लेकिन उसके अलावा कैसे वो तमाम निवेशकों के भी जोखिम का ख्याल रखा गया है जो शायद बाज़ार से इतने परिचित नहीं हैं, जो शायद बाज़ार में निवेश नहीं करना चाहते हैं। ऑटो चॉइस, एक्टिव चॉइस, और उसमें भी एक्टिव चॉइस में कितनी तरह की स्कीम्स हैं जिसके तहत आपके जोखिम के अनुसार आप एक प्लान बना सकते हैं अपने लिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है कविता जी। इनफैक्ट ये जो दो चॉइसेस के बारे में आपने बात करी, एक तो हो गया ऑटो चॉइस ऑप्शन और दूसरा है एक्टिव चॉइस ऑप्शन। ये जो एक्टिव चॉइस ऑप्शन है ये उन निवेशकों के लिए है जिनको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है या जिनको कंफर्ट है मार्केट्स के बारे में। तो जिनको अंडरस्टैंडिंग है कि भाई मार्केट्स क्या है, किस तरह से इन्वेस्ट होते हैं, इन्वेस्टमेंट किस तरह से चलता है, एक्टिव चॉइस उन निवेशकों के लिए, उन इन्वेस्टर्स के लिए है। एक्टिव चॉइस के अंदर आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है किस कैटेगरी में, किस एसेट क्लास में। जैसे 3 एसेट क्लासेस के अंदर इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये 3 एसेट क्लासेस हैं और तीनों एसेट क्लास के रिस्क अपने अलग अलग हैं। इक्विटी, एज आपको जैसे मालूम होगा और आपके दर्शकों को भी मालूम होगा कि इक्विटी की रिस्क सबसे ज्यादा होती है शॉर्टर टर्म में, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है इक्विटी की रिस्क कम होती जाती है और रिटर्न्स भी ज्यादा से ज्यादा मिलती है जितना लंबा टाइम आप होल्ड करो। तो इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन तीन का जो मिश्रण है, ये जो कॉम्बिनेशन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है, ये इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर है और ये चाहता है कि भाई मेरी सबसे ज्यादा मैक्सिमाइज, मैं इक्विटी में मैक्सिमाइज करना चाहता हूं या चाहती हूं इन टर्म्स ऑफ माय एक्सपोजर, तो आप 75% तक भी इन्वेस्टमेंट आप इक्विटी में कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इक्विटी की एक्सपोजर कम हो तो आप उसको कम भी रख सकते हैं, आप जीरो भी रख सकते हैं, ऐसा कोई इसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है। ये है एक्टिव चॉइस। तो एक्टिव चॉइस गिव्स द चॉइस ऑफ एसेट एलोकेशन टू द इन्वेस्टर। तो पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है इन्वेस्टर को कि किस तरह की एसेट एलोकेशन उनको करनी है। दूसरी बात ये मैं बताना चाहता हूं कि ये जो 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 जल्दी शुरू करते हैं, मान लीजिए जो कम उम्र में जो शुरू करते हैं एनपीएस में इन्वेस्ट करना,
उनके लिए मेरे हिसाब से सबसे अट्रैक्टिव ऑप्शन है कि आप मैक्सिमाइज करें इक्विटी का एलोकेशन। ऑफ कोर्स आपके रिस्क एपिटाइट या जैसे आपने जोखिम की बात करी उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट मेरे हिसाब से अगर आपके पास 25-30 साल है रिटायरमेंट के लिए तो आपके चांसेस, अच्छे रिटर्न्स पाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं अगर आप इक्विटी में ज्यादा एक्सपोजर लेते हैं तो। ये हो गया एक्टिव चॉइस। दूसरा एक्टिव चॉइस हो गया। दूसरा ऑप्शन जो आपने बताया ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस के अंदर भी 3 अलग अलग ऑप्शन है। एक ऑप्शन जो है एग्रेसिव ऑटो चॉइस ऑप्शन, दूसरा है मॉडरेट ऑटो चॉइस ऑप्शन और तीसरा है कंजर्वेटिव ऑटो चॉइस ऑप्शन। ये जो ऑटो चॉइस ऑप्शन है ये बड़ा सिंपल सा और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है, जिसके अंदर अगर मान लीजिए किसी इंडिविजुअल को खुद डिसाइड नहीं करना है कि भाई किस प्रोडक्ट के अंदर क्या डालें और किस एसेट क्लास के अंदर क्या डालें और मार्केट ऊपर है मार्केट नीचे है, कई इन्वेस्टर्स को ये इसका मान लीजिए नहीं पता होता है और ये सही भी है। तो ये प्रोडक्ट जो है ऑटो चॉइस, जहां पे आप मान लीजिए एग्रेसिव फंड में जाते हैं तो वहां पे आप शुरुआत करते हैं 75% एक्सपोजर इक्विटी की तरफ और बाकी 25% कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की तरफ जाता है। जैसे ही उस इन्वेस्टर की एज 35 से क्रॉस होती है तो हर साल इक्विटी एलोकेशन जो है 75 से घट के 15% तक आ जाता है बाय द एज ऑफ 55। और सिमिलरली मॉडरेट में भी होता है। मॉडरेट में 50% शुरुआत होती है इक्विटी के एलोकेशन से और कंजर्वेटिव में 25% के एलोकेशन इक्विटी से शुरुआत होती है और 35 और 55 के बीच में ये कम होके घट के 15, 10 या 5% इक्विटी एलोकेशन पे पहुंच जाती है 55 की उम्र पे। तो ये आप समझेंगे कि ऑटोमेटिकली ये जो ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग जो हो रहा है इसकी वजह से ये रिस्क मैनेजमेंट भी साथ साथ में हो रहा है। हम सबको मालूम है कि S1 जो जैसे आप रिटायरमेंट के नजदीक आते हैं आप ये चाहेंगे कि मेरी मेरी जो कॉर्पस है, जो जमा हुआ है, जो कॉर्पस बड़ा है, उस पे एक आंच ना आए, उस पे कोई लॉस की संभावना कम हो, जिसकी वजह से ये ऑटो चॉइस ऑप्शन जो मैं कहूंगा, मेरा ये फेवरेट फेस है, फिल इट, सेट इट, फॉरगेट इट ऑप्शन कहता हूं मैं इसको, जो आप डालें उसमें और आप इतना ही इंश्योर करें कि आप हर साल इसके ऊपर कंट्रीब्यूट करते जा रहे हैं, ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ, चाहे तो मंथ ऑन मंथ, जो फ्लेक्सिबिलिटी है इस प्रोडक्ट के अंदर, और इसको आप पूरे रिटायरमेंट तक आप इसको रख सकते हैं और आपकी जो है रिस्क मैनेजमेंट भी ऑटोमेटिकली हो जाती है और एलोकेशन भी इक्विटी की तरफ अर्लियर स्टेजेस पे, आपके अर्लियर एजेस पे अच्छी खासी एलोकेशन इक्विटी भी होती है। तो क्या है कि ओवरऑल जो इसके अंदर जो रिटर्न मिलती है बहुत ही हेल्दी रिटर्न बनती है। तो बोथ एक्टिव चॉइस, ऑटो चॉइस अलग अलग इन्वेस्टर टाइप्स के लिए है। मेरा ये मानना है कि आजकल जो यंगस्टर्स हैं उनको काफी ज्ञान है इक्विटी के बारे में और ओवरऑल मार्केट्स के बारे में। एक्टिव चॉइस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। एक फिल इट, सेट इट, फॉरगेट इट वाले ऑप्शन में जाना है तो वो जी, जो है तो मेरे ख्याल से बहुत तो अच्छा ऑप्शन है। बिल्कुल। तो चलिए, काफ़ी विस्तार से आपने काफ़ी कुछ समझा ही दिया है। आखिर में जाते जाते एक टियर 1 और टियर 2 अकाउंट की बारीकी आप दर्शकों को बताते जाइए, क्योंकि इसके तहत, किस अकाउंट के तहत आपको किस तरह की स्कीम्स आप ले सकते हैं, कहाँ टैक्स का फ़ायदा मिलता है, कहाँ टैक्स का फ़ायदा नहीं मिलता है, ये सब पेचीदगियाँ है जो शायद इन दोनों खातों को लेकर दर्शकों के मन में है। मैं आपको एक और पॉइंट जो स्कीम के बारे में बात करी उसके बारे में एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसके अंदर आप सिंपल मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप अपनी स्कीम चॉइस चेंज कर सकते हैं साल में 4 बार और इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, इसकी कोई कैपिटल गेन्स इम्प्लीकेशन नहीं है, इसकी ना कोई कॉस्ट है ना कैपिटल गेन इम्प्लीकेशन है। इट्स अ वेरी एंड इट कैन बी डन एट द क्लिक ऑफ अ बटन ऑन योर मोबाइल फोन एप्लीकेशन। जो सीआरए जो एप्लीकेशन देती है, एनपीएस की जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, इसके अंदर जाके आप ओटीपी बेस्ड वेरी सिक्योर प्रोसेस है इसके अंदर, तो आप इसमें जाके अपना 4 बार साल में, जब मैं रेकमेंड नहीं करूंगा पर मैं कह रहा हूं कि ये फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है इस प्रोडक्ट के अंदर दैट ये आप कर सकते हैं। आप फंड मैनेजर को भी साल में एक बार चेंज कर सकते हैं। अगर आप नाखुश हैं किसी फंड मैनेजर से, आपको लगता है कोई और फंड मैनेजर के पास आपको जाना है, तो आप साल में एक बार वो भी कर सकते हैं। अब आइए आपकी सवाल, जो टियर 1 और टियर 2 की सवाल आपने, टियर 2 का सवाल आपने किया। टियर 1 ये इज द प्रोडक्ट जहां पे आपको सारे टैक्स के एडवांटेजेस मिलते हैं। अगर आपको टैक्स का एडवांटेज चाहिए तो आपको टियर 1 अकाउंट के अंदर निवेश करना होगा और टियर 2 अकाउंट ओपन करने के लिए आपको टियर 1 अकाउंट ओपन करने की जरूरत है। तो पहले आपका टियर 1 खुलता है, उसके बाद आपका टियर 2 इनेबल होता है। टियर 1 इज अ वेरी सिंपल, जो टैक्स एडवांटेज वाला जो आपको पहले बताया वो सारे एडवांटेजेस हैं। इसके अंदर एक और एडवांटेज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इस प्रोडक्ट के अंदर आपके पास, अगर आप इन्वेस्ट करते जाएंगे तो आप सिर्फ
60 साल की उम्र में आप निकाल पाएंगे। इसका ये महत्वपूर्ण इसके लिए है क्योंकि टिपिकली जो इन्वेस्टर पैसा नहीं बनाता है वो इसके लिए नहीं बनाता है क्योंकि अंदर बाहर करते हैं। इक्विटी के अंदर आप कभी मार्केट में गए, आपने बाहर निकले, इस प्रोडक्ट के अंदर आप जैसे ही एक बार आप इन्वेस्ट करेंगे, आप 60 साल की उम्र तक आप इसको, देयर आर सम कंडीशंस, कोई कंडीशंस में आप निकाल सकते हैं थोड़े बहुत अमाउंट को, बट मेजोरिटी ऑफ द अमाउंट हैज टू रिमेन इन्वेस्टेड। इसका मतलब यह है कि आपकी प्रोबेबिलिटी कि आपकी रिटर्न अच्छी बने, ये बहुत बहुत हाई है इस प्रोडक्ट के अंदर। तो ये हो गया टीयर 1। टीयर 2 इज नथिंग बट अ वेरी, ये बड़ा सिंपल सा प्रोडक्ट है। इट्स अ सिंपल इन्वेस्टमेंट, आई वुड से इसको मैं इक्वेट करूंगा एक लो कॉस्ट एक्टिवली मैनेज्ड फंड, जिसके अंदर आप 100% भी इक्विटी के अंदर एक्सपोजर ले सकते हैं। तो टीयर 2 के अंदर आप, इसके अंदर कोई एंट्री और एग्जिट की कोई बैरियर्स नहीं है। आप जितनी बार चाहें डाल सकते हैं, जितनी बार चाहें आप निकाल सकते हैं। और आप जो टीयर 2 में आपकी जो पूंजी जमा हो गई है, उसको आप टीयर 1 में भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं और उसके अंदर टैक्स एडवांटेज, जो एग्जिट का टैक्स एडवांटेज है, वो आप ले सकते हैं। तो ये हो गया टीयर 1 और टीयर 2 के एडवांटेजेस और डिफरेंसेस मैडम। चलिए श्रीराम जी, मेरे ख्याल से एनपीएस एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आप घंटों शो कर सकते हैं। इतनी पेचीदगियां हैं, इतने सवाल हैं जो कि मेरे ख्याल से लगातार पूछे जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इस पेशकश में मुझे इस मुद्दे को यहीं ख़त्म करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर से मुलाकात होगी और फिर चर्चा को आगे लेके जाएंगे। बहरहाल आज के लिए धन्यवाद। चलिए इसी नोट पर हम रुकेंगे छोटे से